So, good evening, everyone. My name is Uddesh Soman from fifth semester Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम लोग 450dsa.com के मॉड्यूल 11 हीप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये हीप हीप डेटा स्ट्रक्चर के जितने क्वेश्चंस हैं, आज हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हीप का मैं एक सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हीप हमारे पास एक ढेर होता है, किसी भी चीज़ का ढेर होता है, या फिर हम किसी चीज़ को स्टैक अप करके चलते हैं तो नीचे की तरफ ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो इसको हम एज इन बाइनरी के हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारे पास जनरली अभी हम जितने टाइप के हीप्स देखने वाले हैं वो बाइनरी हीप्स है। मतलब किसी भी एक नोड का या फिर किसी भी एक वैल्यू के दो चिल्ड्रन होंगे, लेफ्ट एंड राइट। और ही अभी तक के हमने जितने जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में ट्री के फॉर्म में होते हैं। हीप ट्री के फॉर्म में नहीं होता, हीप एक नॉर्मल एरे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता है। तो ये जैसे आपको यहाँ पे एरे दिख रहा होगा नीचे, नॉर्मल एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसके फॉर्म में होता है हमारा जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्री का यूज किया तो जो भी हमारा फर्स्ट सेल है, जो नेक्स्ट टू सेल्स होंगे वो उसके पेरेंट चिल्ड्रन होंगे। फिर उसके बाद इस चिल्ड्रन के भी दो चिल्ड्रन होंगे। तो ऐसे सब ट्रीज बन जाते हैं। हीप को लेके थ्योरी सेशन मोस्टली सर कवर कर चुके हैं। अनूप पारकी सर थ्योरी सेशन जो था उसमें कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा। सो जब भी हम हीप्स की बात करते हैं तो जो भी हमारा कोई भी नोड है उसके चिल्ड्रन भी होंगे। कोई किसी भी नोड को हम पेरेंट नोड कहेंगे, तो उसके दो चिल्ड्रन भी होंगे हमारे पास। तो उन चिल्ड्रंस को एक्सेस करने के लिए अगर आप वन इंडेक्सिंग से चालू करते हैं, वन इंडेक्सिंग मतलब आपका फर्स्ट एलिमेंट वन है, इन दैट केस आपके जितने चिल्ड्रन रहेंगे उनकी आइडेंटिटी रहेगी 2n एंड 2n+1। मतलब आपका जो भी n नंबर ऑफ नोड है उसके लिए 2n फर्स्ट चिल्ड्रन हो जाएगा और 2n+1 सेकेंड चिल्ड्रन हो जाएगा। इन केस आप अगर जीरो इंडेक्सिंग से जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ इधर पे जीरो इंडेक्सिंग का यूज किया है, अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 2n+1 आपका फर्स्ट चिल्ड्रन हो जाएगा और 2n+2 आपका सेकेंड चिल्ड्रन हो जाएगा। तो सिंपल है, जैसे आप जीरो से आते हैं तो 2n, जीरो टाइम्स जीरो, 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 +1, तो 1 आ जाता है। 1 के ऊपर 100 का पहला चिल्ड्रन है 19, फिर 2n+2 तो यहाँ पे 36, ये 100 का सेकेंड चिल्ड्रन आ जाता है। वैसे ही 19 से अगर आप 2n करेंगे तो ये 3 एंड 4, मतलब एरे में आपके जो 3 एंड 4th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो इस 19th वाले नोड की चिल्ड्रन है, तो ये 17 और 3 आ गए। वैसे ही जो 16 वाला तो 2n+2, तो 5 एंड 6 जो आते हैं वो यहाँ पे 36 के चिल्ड्रन है, 25 और 1। तो ऐसे आप सब्सिक्वेंटली नीचे आते जाएंगे। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम ऐसे तो जनरली किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी क्यूज जो होते हैं हमारे, मतलब किसी भी एट अ गिवन पॉइंट किस नोड को प्रायोरिटी दी जाए, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं हीप से। और उसके लिए हम दो डेटा हीप के दो फॉर्म्स का यूज करते हैं, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। तो मिनिमम हीप जो रहता है उसमें सिंपल लॉजिक ये रहता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एट द टॉप। तो आपका जो भी रूट नोड रहेगा वो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी सब्सिक्वेंट नोड्स रहेंगे वो आपकी रूट वैल्यू से ग्रेटर रहेंगे। तो जो आपका बाइनरी सर्च ट्रीज था उसमें आपके पास एक क्या कंडीशन थी कि लेफ्ट छोटा रहेगा, फिर पेरेंट नोड, फिर उसके बाद राइट पेरेंट नोड से बड़ा रहेगा। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपका रूट नोड जो है उससे या तो दोनों बड़े रहेंगे या फिर दोनों छोटे रहेंगे। अगर दोनों बड़े रहते हैं तो वो हो जाता है मिनिमम हीप, मतलब रूट नोड इज द मिनिमम और ऑल सब्सिक्वेंट नोड्स आर ग्रेटर देन दैट, ग्रेटर देन द रूट नोड, तो वो हो जाता है आपका मिनिमम हीप। सेम लॉजिक नीचे सब ट्रीज के लिए भी आएगा, मतलब सब हीप्स के लिए भी आएगा आपका। और मैक्सिमम हीप में आपका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू टॉप पे रहेगी, और जो भी सब्सिक्वेंट नोड्स रहेंगे वो उसके नीचे आते जाएंगे, मतलब लोअर लेवल्स के ऊपर आएंगे। So let's move to the first question. Given an array of n elements, the task is to build a binary heap from given array. The heap can either be max heap or minimum heap. तो हम दोनों के फंक्शन देखने वाले हैं। तो ये फंक्शन मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी अच्छे से देख ले, क्योंकि सेम फंक्शंस का यूज आगे के भी कोड्स में किया है मैंने। तो हमें सिंपली जो हम लिस्ट के फॉर्म में हीप को पास करते हैं। जैसे ये हमारे पास लिस्ट है, हीप को ऑब्वियसली एरेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते, तो पाइथन में लिस्ट। तो लिस्ट के फॉर्म में जब हम इसको एक्सेस करते हैं
उस केस के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये मैक्स हीप बनाने का प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट चिल्ड्रन चाहिए और उसका राइट चिल्ड्रन चाहिए। तो ये हमने जो के जो भी हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है, जो भी हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट होगा उसके उसका लेफ्ट कॉल कर लिया, उसका राइट कॉल कर लिया। तो ये अभी इंडेक्सिंग चल रही है। के जो है वो इंडेक्स है, आपका जो भी चिल्ड्रन है उसका इंडेक्स है। ए आपकी पूरी लिस्ट है। इंडेक्स, उसके लेफ्ट वाला इंडेक्स मतलब लेफ्ट चिल्ड्रन का इंडेक्स और राइट चिल्ड्रन का इंडेक्स। तो सिंपल जीरो इंडेक्सिंग था तो 2k+1 लेफ्ट चिल्ड्रन के लिए और 2k+2 राइट चिल्ड्रन के लिए। हमें एल और आर मिल जाते हैं, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन। इसको हमने चेक कर लिया। लेफ्ट चिल्ड्रन जो है उसकी जो उसकी लेफ्ट चिल्ड्रन का जो इंडेक्स है वो लेंथ ऑफ ए से छोटा रहना चाहिए, मतलब आपकी लिस्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन आपके जो एंड एलिमेंट्स है उनके लिए ज्यादातर आती है कि अगर आपकी लिस्ट, आपकी हीप खत्म हो गई है और उसके बाद आप लेफ्ट चिल्ड्रन को कॉल करते तो ऑब्वियसली वो उसका इंडेक्स तो दे देगा वो, बट वो लिस्ट के बाहर जाएगा। तो आपको लेंथ के साथ चेक करते रहना है कि जो लेंथ ऑफ एरे उससे कम रहे और वो अभी जो सिलेक्टेड नोड है उससे बड़ा है। क्योंकि हम मैक्स हीप कर रहे हैं तो बड़ा वाला एलिमेंट पेरेंट की जगह पे आना चाहिए। तो उस केस के लिए हम लार्जेस्ट को अपग्रेड कर देते हैं। लार्जेस्ट हो जाता है हमारा एल, मतलब अभी लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स है वो लार्जेस्ट में स्टोर हो गया है। एल्स लार्जेस्ट इज इक्वल टू के। तो ये तो डिफॉल्ट केस ही, अगर आपका लेफ्ट चिल्ड्रन बड़ा है तो हम लेफ्ट चिल्ड्रन को ऊपर लाने के लिए लार्जेस्ट में उसका इंडेक्स स्टोर कर देंगे। अदरवाइज हम जो लार्जेस्ट है उसमें अभी जो करंट इंडेक्स है उसको रहने देंगे। राइट चिल्ड्रन के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो राइट चिल्ड्रन की लेंथ कम होनी चाहिए और राइट चिल्ड्रन को अपडेट करके देख लिया कि क्या वो बड़ा है। तो हम ऑलरेडी लेफ्ट चेक कर चुके, तो लेफ्ट और राइट में से जो भी बड़ा रहेगा, क्योंकि मैक्स हीप में ऊपर की तरफ जो पेरेंट नोड रहता है उसमें लार्जेस्ट एलिमेंट और उससे छोटे एलिमेंट यहाँ नहीं। तो अगर मान लीजिए ऑलरेडी अपग्रेड हो जाता है तो वो लेफ्ट से कंपेयर हो जाएगा। अगर अपग्रेड नहीं होता है इन दैट केस वो करंट इंडेक्स से कंपेयर होगा। करंट इंडेक्स से कंपेयर होगा और इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू के, अगर मान लीजिए कि के ऑलरेडी बड़ा इंडेक्स है तो आपको इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस के कोई छोटा एलिमेंट है और लेफ्ट और राइट में कोई बड़ा एलिमेंट अवेलेबल है, इन दैट केस हम इसकी स्वैपिंग करा देंगे। तो ये नॉर्मल जो हमारा साइमल्टेनियस असाइनमेंट रहता है उसके थ्रू हमने स्वैपिंग कराई है। तो ये जो के और लार्जेस्ट चल रहा था वो इंडेक्सिंग थी और वो इंडेक्स ए लिस्ट में हमने कॉल कर दी। और उसके बाद जब वो सेट हो गया है, जब वो सेट हो गया ऑलरेडी, तो हमने लार्जेस्ट मतलब नेक्स्ट जो नोड है, जब हम एक एक नोड नीचे आते जा रहे हैं तो नेक्स्ट नोड के ऊपर कॉल कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से बना, जैसे इधर आते हैं मेन हीप के ऊपर आते हैं। 10 हो गया तो 10 के लिए पहले 10 को चेक करेगा 15 से, 15 को यहाँ ले आएगा 15 को 10 की जगह, क्योंकि ऑब्वियसली 15 10 से बड़ा है। अगर हम इस मिनिमम हीप को मैक्सिमम हीप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 15 को 10 की जगह पे ले आया। यहाँ से भी चेक कर लिया तो 15 और 30 में 30 बड़ा है, 30 यहाँ आ गया। फिर से चलेगा, ये फिर से चलेगा 15 के लिए चलेगा, एक बार 30 के लिए चलेगा, दोबारा से चला तो इन दोनों के लिए चेक कर लेगा। तो ऐसा हम रिकर्सिवली चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे रिकर्सिवली चेक होते जा रहा है, रिकर्सिवली चेक होते जा रहा है तो आपके नोड्स एडजस्ट होते जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो बिल्ड मैक्स हीप है ये इटरेटिवली उसको कॉल करते जा रहा है। तो लेंथ a/2 - 1, तो आपकी जो भी लिस्ट है, जितनी आपकी लिस्ट की जो भी लेंथ है उसका हाफ, तो हाफ नंबर ऑफ इटरेशंस की आपको जरूरत रहती है। सो आपके पास टोटल जितनी आप डेप्थ में जा रहे हैं उतनी आपकी जितनी भी डेप्थ जाएगी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 3 डेप्थ का है तो आपके 3 रिकर्जन्स हो जाते हैं। 3 बार आपका रिकर्शन चलेगा तो वो नीचे आएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से इटरेट करा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले वाले इटरेशन में यहाँ पे 30 आ गया था बट एक्चुअल में यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 100 है। तो आपको इसको दोबारा से एक बार चलाना पड़ेगा, फिर दोबारा से एक बार चलाना पड़ेगा। तो ऐसा आपके जितनी भी हाइट है, आपकी जितनी हाइट है उतने नंबर ऑफ आपके रिकर्जन्स हो जाएंगे। ये जो रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं वो आपकी जितनी हाइट है उतने हो जाएंगे। और ये जो इटरेशंस है वो a/2, आपकी जितनी भी लिस्ट की लेंथ है, मतलब आपके जितना भी हीप का साइज है उसका हाफ, तो उसके हाफ की रेंज में हम इसको रन करेंगे। सो ये रन करा के हो गया तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाता है। आपको क्या होता है, तो मैक्स हीप मिल जाएगी। मैक्स हीप इस फॉर्म की मिलेगी। ये यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया है 392145, तो इसकी जो मैक्स हीप है वो इस फॉर्म में मिलेगी।
ये आपका मेन आउटपुट है। अगर आपको इसको ट्री के थ्रू विजुअलाइज करना है तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ये एक्चुअल में ट्री नहीं होता है, इसमें कोई नोड्स या फिर नोड्स के एड्रेसेस नहीं है, ये जनरल एरे के ही फॉर्म में है। बस इसको क्योंकि समझने के लिए इजी होता है इसलिए इसको ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सिमिलर फंक्शन मिन हीप के लिए है कि आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है, वो मिनिमम रहेगा और लेफ्ट एंड राइट उससे छोटे चलते रहेंगे। तो कंपैरिजन तो सेम प्रोग्राम है बट आपको कंपैरिजन यहाँ स्मॉलर देन के लिए करना है। अभी हम लोग चेक कर रहे थे क्या वो ग्रेटर है, इस बार हम चेक करें क्या वो स्मॉलर है। स्मॉलर है तो आप स्वैप कर दीजिए, उसको रिकर्सिवली कॉल कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा इसका भी। और इसको आप अगर कॉल करेंगे तो सेम जो हमारी लिस्ट थी, ये यहाँ पे हमने जो लिस्ट पास करी थी उसी को मिनिमम हीप बनाने के लिए भी पास किया है। इसको हम मिनिमम हीप बनाएंगे तो हमारे पास ये मिनिमम हीप आ जाती है 1 3 2 एंड 9 4 5। ये रूट नोड जो है सबसे छोटा, उस नेक्स्ट लेवल के नोड उससे बड़े, और इनके जो चिल्ड्रन आएंगे वो इस पर्टिकुलर नोड से बड़े रहेंगे। सो ये हमारा जनरल हीप कंस्ट्रक्शन होगा कि अगर आपको मिनिमम हीप बनानी है या फिर मैक्सिमम हीप बनानी है तो आप इन फंक्शंस का यूज करके बना सकते हैं। मतलब ये इनबिल्ट भी रहते हैं। अगर आप हीप क्यू करके लाइब्रेरी आती है तो उसमें ऑलरेडी हीप डेटा स्ट्रक्चर बना है, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहे तो अगर किसी फंक्शन में आपको यूज करना है, किसी और प्रॉब्लम के लिए आपको यूज करना है, तो आपको ये शुरू से कोड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इनको क्या बोलते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं पाइथन में। फिर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, 0th क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉर्ट द गिवन एरे यूजिंग हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें एरे को सॉर्ट करना है। इसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि हमने जितना आंसर जो है हमारा उसके लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है, और जितनी हमारी लेंथ ऑफ एरे है, जो हमारा मतलब ओरिजिनल हीप पास कर रहे हैं हम, जो इनपुट एरे है उसकी जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ के लिए हम इटरेशंस चला रहे हैं। उसमें हम बार बार इसका एक मिनिमम हीप बनाएंगे। मिनिमम हीप बनाएंगे तो हमें ये जो प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये है तो एक लिस्ट के फॉर्म में, तो आप इसको एक क्यू कह सकते हैं, और हम इसको इंसर्शन या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट ये चलाने के प्रायोरिटी के हिसाब से देख रहे हैं। तो अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इससे बिल्ड मीन हीप करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट हमारा 1, मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा लिस्ट में। तो ये जो 3 की पोजीशन है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हम उसी को क्या बोले तो एरे से पॉप करा रहे हैं और आंसर में अपेंड कर रहे हैं, तो ये आंसर में जुड़ते रहेंगे। तो फिर क्योंकि ये पॉप हो गया तो ये इस एरे से निकल गया, 1 हट गया, फिर से इसकी मिनिमम हीप बनेगी। उस केस में 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर वो पॉप होगा और आंसर में अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन चलता रहेगा जब जितनी आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट है तब तक चलेगा। एंड फाइनली जब आप आंसर वाले एरे को रिटर्न कराते हैं, ये जो हमने आंसर का एरे बना के रखा उसको रिटर्न कराते हैं, तो आपको एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। ये सिंपल सॉर्टिंग का फंक्शन है। अगर आपको इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचानी है, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी है, तो आप इसको रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं बिल्ड मीन हीप को, और उसके बाद एरे की स्लाइसिंग करते जाइए। जैसे वो मिनिमम हीप बनाता है तो एक एक इंडेक्स को स्लाइस करते चलिए, एक एक इंडेक्स को स्लाइस करते चलेंगे, और बचे हुए हीप को आप बिल्ड मिनिमम हीप में ट्रांसफर करेंगे तो भी वो हो जाएगा। तो वो आपको इन प्लेस मिल जाएगा, इन प्लेस स्वैपिंग होके आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं कर सकते, सो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहाँ पे एरे की स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे आई टू ऑल, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। इसमें इन प्लेस स्वैपिंग में हो जाएगा ये काम। आपको अलग से ये जो आंसर के लिए एम्प्टी लिस्ट बनाई वो नहीं बनानी पड़ेगी। बट ओवरऑल आपका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बच भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप पॉप करते चल रहे तो आपके एलिमेंट्स कम होते जाएंगे ओरिजिनल एरे में। तो ऑब्वियसली आपकी स्पेस जहां आप दूसरा एरे ऑक्यूपाई कर रहा है तो पिछले एरे में से कम भी हो रहा है, तो ओवरऑल आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज में मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर के, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ईच एंड एवरी कंटीजियस सब एरे ऑफ साइज के। तो कंटीजियस सब एरे क्या रहेगा, हम एक विंडो लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे है। तो ये हमारा एरे है,
इसके ऊपर हम एक विंडो लेके चल रहे हैं। तो विंडो का हमें साइज क्या दिया है 4। तो साइज 4 की विंडो मतलब 8 5 10 7 4 एलिमेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं 5, तो 5 से 5 10 7 9 ये 4 एलिमेंट हो गए। फिर 10 से आएंगे 10 7 9 4, फिर 7 9 4 15, 9 4 15 12, 4 15 12 90 एंड 15 12 90 13। तो ऐसे 4 4 का विंडो आप एक एक इंडेक्स बढ़ते जाइए और उससे उस पर्टिकुलर इंडेक्स से 3 इंडेक्स गिन लीजिए। तो गिवन इंडेक्स प्लस 3 इंडेक्स, तो 4 इंडेक्स की आपकी विंडो आ जाती है। उस विंडो के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि उस पर्टिकुलर विंडो में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग पहले विंडो के लिए देख लेते हैं कि आप एक नॉर्मल फॉर लूप चलाया है, लेंथ ऑफ एरे माइनस के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें तो के इटरेशंस बच भी जाएंगे आपके, और +1 क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इटरेशन आता है स्टार्टिंग टू लास्ट एलिमेंट मिला के। और फिर वो हो गया। उसके बाद हम टेम्प ले ले रहे हैं, तो आई टू आई प्लस के, जो करंट इंडेक्स है वो वहां से लेके आई प्लस के इंडेक्स तक के। तो आई प्लस के वाला इंडेक्स नहीं होगा, उससे एक कम वाला इंडेक्स आपका इंक्लूड होगा। तो आपके टोटल जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी, आई प्लस 1, आई प्लस 2 और आई प्लस 3, ऐसी 4 वैल्यूज टेम्पररी में आ जाएंगी। टेम्पररी में आ गई। उसके बाद टेम्पररी को यहाँ प्रिंट करा दिया। मेन है कि बिल्ड मैक्स हीप, जो भी हमारा एरे आ रहा है, जो भी अभी टेम्पररी में आ रहा है, उससे हमने मैक्स हीप बना दी क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो उस टेम्पररी का जो एरे बना उसकी हमने मैक्स हीप बना दी, और हमें पता है मैक्स हीप का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो पूरे एरे का मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो बस वही वैल्यू हमने एज एन आंसर ले ली। तो इसको, ये जितनी सारी विंडोज हैं उन सबका देख सकते। तो 8 5 10 7 के लिए 10 आ गया, 5 10 7 9 के लिए 10, 10 7 9 4 के लिए 10, फिर नेक्स्ट विंडो फिर यहाँ पे 15, इस केस में 90। इस तरह से आप अलग अलग कंटेजियस सब एरेज, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो विंडोज हैं, सब विंडोज बन रहे हैं, उनके लिए हाईएस्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिवन एन एरे ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड k लार्जेस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। तो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट तो निकालना पता है, बट क्या हम k लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं? जैसे फर्स्ट 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स या फिर फर्स्ट 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स, क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं? तो यस, हम निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सॉर्ट यूजिंग हीप जो हमने फंक्शन ऊपर देखा था वो मिनिमम हीप के लिए किया था, यहाँ पे मैक्सिमम हीप लगा दिया और कुछ नहीं किया है। ऊपर हमने जो देखा था वो मिनिमम हीप के लिए किया था, इस बार इसको मैक्सिमम हीप के लिए कर दिया। मैक्सिमम हीप के लिए लगाया, मैक्सिमम हीप पे लगा के इसको सॉर्ट कर लिया। तो ये हमें जो सॉर्टेड एरे मिल रहा है रिस्पॉन्स में, सॉर्टेड एरे के, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है, फर्स्ट के लार्जेस्ट एलिमेंट्स वो हमें बताना है। तो उतना एरे हमने स्लाइस करके रिटर्न करा दिया। तो जैसे ये हमारे पास लिस्ट पड़ती है, इस लिस्ट में के लार्जेस्ट 2, मतलब 2 लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट 2 कौन से होंगे? 787 एंड 23। इन दोनों को यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। ये पूरी लिस्ट जाएगी सॉर्ट यूजिंग हीप के थ्रू जाएगी। तो आपको एक क्योंकि हम मैक्स हीप का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल जाएगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत के एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो वो हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है रिटर्न में। नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, के लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स इस लिस्ट में हमारे पास 50 30 और 23, ये 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं। तो वो उसने सिंपल इसको सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके 3 ले लिया। जो मेन डिसेंडिंग ऑर्डर की हमारी सॉर्टिंग है उसको हमने हीप का यूज करके इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, गिवन एन एरे ऑफ नंबर k where k is smaller than the size of array, we need to find the kth smallest element in the given array. It is given that all array elements are distinct. तो सिंपल है, हमें kth smallest element बताना है कि जो हमारा गिवन एरे है उसमें k नंबर का छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो फिर से हमने सॉर्ट कर लिया क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट का बताना है। तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत से आप ले सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉर्ट किया, वही सॉर्ट यूजिंग हीप फिर से लगाया, ये मिनिमम हीप है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। असेंडिंग ऑर्डर में मिलके आप इसका kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली जो सॉर्टेड एरे मिलता है, सॉर्टेड एरे का k-1, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग है तो अकॉर्डिंग टू जीरो इंडेक्सिंग आपको एक इंडेक्स पीछे आना पड़ेगा। तो k-1 एलिमेंट जो भी है
k माइनस 1 इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट है उसको रिटर्न करा दिए, तो आपको k स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको इस लिस्ट का थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है, तो ये 3 4 7 10 10 15 10 15 20 इस ऑर्डर में आपकी असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट आएगी, और उस अटेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट में हमने k स्मॉलेस्ट एलिमेंट, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो वो 7 हो गया, वो हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट है गिवन k sorted arrays arranged in the form of matrix of size k by k, the task is to merge them into one sorted array। तो इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये तो हमारे पास k by k के मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है k by k ऑर्डर की, और उस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमें आपस में मर्ज करके एक सॉर्टेड एरे बनाना है। तो तो हमारे पास अभी करंट टास्क क्या आ गया कि हमें एक तो इनको मर्ज करना है, आपस में मर्ज करके इन्हें सॉर्ट भी करना है। तो एक बहुत बेसिक आइडिया हम ये कर सकते हैं कि आप सारी लिस्ट को आपस में मर्ज कर दीजिए, सारी लिस्ट को आपस में मर्ज करके एक फाइनल लिस्ट बना लीजिए, और उस फाइनल लिस्ट में आप जो अभी सॉर्टिंग का मैंने हीप से बताया वो आप लगा दीजिए, तो ये एक सॉल्यूशन पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे मैंने एक जो और इम्प्लीमेंटेशन है वो लगाया है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि हम एक एक करके एलिमेंट्स लेते जाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे k by k 5 है, तो हमने ये जो हर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मतलब 4 1 12 -8 5 ये लिया, इनमें हमने हीप के थ्रू सॉर्टिंग लगा दी, हीप सॉर्ट लगा दिया, हीप सॉर्ट लगा दिया, तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है -8। जब हमें -8 मिल जाता है तो हमने ये जो लिस्ट बना के रखी है कि हर लिस्ट से एक एक एलिमेंट की, उसमें हम -8 को हटा देंगे, अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, और -8 के बाद वाला जो एलिमेंट है उसको ले लेंगे। हमारी जो टेम्पररी लिस्ट है उसमें हमारी टेम्पररी लिस्ट में -8 के बाद वाला एलिमेंट आ गया, फिर उसके बाद जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेगा, यहाँ तो -7 है वो हो जाएगा, बट अदरवाइज आपको ये जो सिलेक्टेड लिस्ट है, यहाँ पे हमारी सिलेक्टेड लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी 4, 1, 12, -8, 5 ये बनती है। इसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लें, इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम जिस इंडेक्स से हटाएंगे, हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिस लिस्ट का था उसी लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ डालेंगे। तो -8 जब यहाँ से हटेगा तो -7 आएगा, -7 जब यहाँ से हटेगा तो 5 आ जाएगा, 5 आने के बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता है 1, तो 1 ये सेकंड वाली लिस्ट पे है, 1 के बाद यहाँ 2 जुड़ेगा, 2 जुड़ गया, 2 भी फिर स्मॉलेस्ट है, 2 के बाद 3 जुड़ेगा, 3 भी स्मॉलेस्ट है, 3 हटेगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 4 हटेगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 5 हो जाता है, स्मॉलेस्ट में वो क्योंकि हीप सॉर्ट लगा रहा है तो वो जिस भी इंडेक्स के 5 को ऊपर कर दे वो वाला 5 हम वो वाले इंडेक्स के 5 को हम आगे हटा के करते चलेंगे। और अगर मान लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे उसी सेम लिस्ट से कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई एक लिस्ट पहले खत्म हो जाए, बाकी की लिस्ट में एलिमेंट बचे, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम इन्फिनिटी ऐड कर देते हैं। इन्फिनिटी ऐड करने से ये होगा कि वो फिर क्योंकि इन्फिनिटी तो वो ऑब्वियसली मिनिमम के केस में कहीं आएगी ही नहीं, क्योंकि हम मिनिमम चेक करते जा रहे हैं, तो वो मिनिमम के केस में इन्फिनिटी तो कभी आएगी ही नहीं, तो वो वाली जो सब लिस्ट है वो वहां पे रुक जाएगी, उसके बाद बाकी के इंडेक्सेस के ऊपर चेक होने लगेगा। तो इसका मैं आपको कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले सॉर्टेड मर्ज को कॉल करेंगे, सॉर्टेड मर्ज को कॉल किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, हमें ऑलरेडी पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिर्फ लेंथ निकालना सफिशिएंट है, और हमने उसी साइज का एक टेम्पररी एरे बना लिया। अभी उसको करंटली हमने नल वैल्यूज रखी हैं, अभी मतलब करंटली इसमें नल वैल्यूज रखी हैं, और एक फाइनल हमारा आंसर का एरे है, और इसको हमें चेक करना है कब तक, जब तक ये के स्क्वायर से लेंथ ऊपर ना आ जाए। तो क्यों, क्योंकि हम हमारे पास मैक्सिमम इटरेशंस कितने होता है, के बाय के का मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के स्क्वायर्ड होंगे, के स्क्वायर्ड एलिमेंट से ऊपर ना आ जाए, तो जब तक वो के स्क्वायर्ड एलिमेंट तब तक हमें चलाना है। तो ऐड टू टेम्पररी एक फंक्शन बना के रखा है मैं, तो मैट्रिक्स में से वो आपके एलिमेंट्स लेके टेम्पररी में डालता जाएगा, के भी हम उसमें पास कराएंगे, हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो, फिर टेम्पररी की कॉपी, क्योंकि हम टेम्पररी में से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो दिक्कत ये होती है क्योंकि लिस्ट इंटरनली कनेक्टेड रहती है, लिस्ट म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर हम टेम्पररी को डायरेक्ट असाइन कर दे रहे हैं टेम्पररी कॉपी इज इक्वल टू टेम्पररी, और उसके बाद टेम्पररी में कोई चेंज करते हैं
तो वो टेम्पररी कॉपी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम चेंज, वो ना हो, दोनों लिस्ट आइसोलेट हो जाए आपस में, इसलिए हमने ये कॉपी मेथड लगा के फिर कॉपी बनाई है। इसकी कॉपी बना दी, उसके बाद हम जो कॉपी है उसके ऊपर बिल्ड मिनिमम हीप करते हैं। बिल्ड मिनिमम हीप करके हमें एक्स मिल जाता है, ठीक है, एक्स मिल गया। एक्स मतलब हमारा जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो, क्योंकि हमने पॉप 0 लगाया तो 0th एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मिनिमम हीप का फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारा, वो हो जाता है। फिर लेंथ ऑफ टेम्प, अब इसको टेम्प के ऊपर चला है, हमने निकाला किससे, टेम्पररी कॉपी से। टेम्पररी कॉपी को हमने पहले तो मिनिमम हीप में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसका फर्स्ट एलिमेंट निकाला जो कि हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, उसके बाद हम उसको टेम्पररी जो हमारी ओरिजिनल टेम्पररी लिस्ट बनी थी उसमें चेक कर रहे हैं। टेम्पररी लिस्ट के जिस भी इंडेक्स के ऊपर हैं हम, टेम्पररी लिस्ट के जिस भी इंडेक्स के ऊपर हैं उस इंडेक्स के ऊपर नन कर देते हैं, क्योंकि टेम्पररी लिस्ट हमें ये मेंटेन रखना है कि हम जिस इंडेक्स से उठा रहे हैं उसको, ओरिजिनली जिस इंडेक्स पे वो था उसी इंडेक्स से उसी नंबर की सब लिस्ट से नेक्स्ट एलिमेंट जुड़े। तो हम लोग यहाँ पे आई जो आई की वैल्यू टेम्पररी आई है उसको नन कर देते, मतलब हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने वैल्यू को उठाया है और उसको ब्रेक कर दिया, और जो फाइनल हमारा एक्स वैल्यू निकली थी वो उसको आंसर में अपेंड कर दिया। वापस से चलेगा ऐड टू टेम्पररी होगा, तो ये जो नन वैल्यू है ना, ये नन वैल्यू को हमें नेक्स्ट वैल्यू से भरना भी है, तो इसमें हम आ जाते हैं। नन वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से भरने के लिए इसको के की रेंज में चलाया कि कितने कॉलम्स है हमारे इसमें, कॉलम्स या फिर रोज की स्क्वायर मैट्रिक्स से डजंट मैटर। सो के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में उसको हमने रन कराया। इसके बाद अगर ये नन है तो मैट्रिक्स के उस पर्टिकुलर कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो डाल के देखिए, मैट्रिक्स के उस एलिमेंट का जो भी होगा वो डाल के देखिए, और मैट्रिक्स के उस कॉलम से उसको हटा दीजिए। एक बार आपने डाल दिया तो हटा दिए, तो फिर आपका वो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट आपकी जो भी वैल्यू वो होगी वो आ जाएगी। ट्राई एक्सेप्ट में इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम इंडेक्स के बाहर चले जाते हैं, हमें एंड ऑफ इंडेक्स वैसे तो के हुआ, बट हम इंडेक्स क्योंकि बार बार इंडेक्स अपडेट करने पड़ेंगे, इसलिए हम इंडेक्स लेके चलने की वजह डायरेक्ट पॉप का यूज कर रहे हैं। तो इन केस अगर हम बाहर चले जाते, आउट ऑफ बाउंड चले जाते, तो आउट ऑफ बाउंड एरर से बचने के लिए हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट किया है। तो ये अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट का केस कब आएगा, जब हम आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, मतलब हमारी लिस्ट खाली हो गई है फिर भी हम उसमें से एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में एक्सेप्शन आएगा, और उस एक्सेप्शन के लिए हम कर दे रहे हैं मैक्स साइज। तो मैक्स साइज हमने क्या किया है, इम्पोर्ट SYS इम्पोर्ट सिस्टम डॉट मैक्स साइज। तो ये इन्फिनिटी मतलब हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी आप बना सकते हैं वो डाल देता है इसमें। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से तो और कोई बड़ी वैल्यू होगी नहीं, तो वो इन्फिनिटी को यहाँ पे अपेंड कर देगा। तो जो मैंने लॉजिक बताया था कि आप अगर आपकी सब लिस्ट एलिमेंट डालते डालते खाली हो जाती तो आप उसके पोजीशन पे इन्फिनिटी डालेंगे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फाइनली इसको जब हम रन करेंगे तो आपकी एड टू टेम्प में जब वैल्यू हटती जाएगी, मतलब जो वैल्यू हमारी फाइनल आंसर वाली लिस्ट में है वहां के लिए नन होता जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में ऐड टू टेम्प फिर से कॉल होगा, ऐड टू टेम्प फिर से कॉल होगा, तो आपका जुड़ेगा आंसर जुड़ेगा, तो आंसर जुड़ने के बाद आपका टेम्पररी फिर से भर जाता है। आप दोबारा से उसके ऊपर इस फंक्शन को लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सब लिस्ट खाली हो जाए तो इन्फिनिटी जुड़ जाएगा, इन्फिनिटी जुड़ेगा तो उसके आगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मिनिमम के केस में आएगा ही नहीं। सो अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। Okay, so I'll continue. ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन टू बाइनरी मैक्स हीप एज एरेज, मर्ज द गिवन हीप्स टू फॉर्म अ न्यू मैक्स हीप। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया सेम कर सकते हैं, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन में मैंने एक जो सिंपल मेथड बताई थी उसको लगा के रखा है कि आपके पास दो मैक्स हीप दिए हैं, एरे के फॉर्म में दिए हैं, और उससे आपको एक रिजल्टेंट मैक्स हीप बनाना है उनको आपस में मर्ज करके। तो ऊपर वाला जो कोड है वो पूरी तरह वैलिड है इसके लिए, बस आपकी जो के और आई की वैल्यू, के की वैल्यू है उसको आपको थोड़ा सा बस एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा कि उसके इटरेशंस कितने हो रहे हैं, बस उतना सा आपको एडजस्ट करना है। अदरवाइज ऊपर का फंक्शन पूरी तरह यूज कर सकते हैं आप इसी का केस के लिए। अदरवाइज एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि मैंने एक रिजल्ट की लिस्ट बना दी
और उसमें दोनों एरेज को कॉपी कर लिया। तो ये एक्सटेंड, एक्चुअली कॉपी नहीं किया मैंने डायरेक्टली, एक्सटेंड लगाने से जो इस एरे के एलिमेंट्स है वो एलिमेंट वाइज कॉपी हो जाते हैं, तो वो आइसोलेटेड बनते हैं। मतलब जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक एरे को एक एरे में चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे एरे में भी चेंज आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सटेंड लगाने से एरे 1 के एलिमेंट्स और एरे 2 के एलिमेंट दोनों रिजल्ट में आ गए, और उसके ऊपर हमने डायरेक्टली बिल्ड मैक्स हीप को कॉल कर दिया। डायरेक्टली बिल्ड मैक्स हीप को कॉल कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैक्स हीप के फॉर्म में आएगा। हमारे पास दो इनपुट हीप्स हैं, इसके ऊपर मर्ज हीप्स को कॉल किया तो ये रिजल्ट में दोनों हीप की वैल्यू अपेंड हो गई, और जो हमारा नॉर्मल बिल्ड मैक्स हीप का फंक्शन मैंने बताया था आपको, वो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर कॉल हो गया, तो ये मैक्स हीप के फॉर्म में बन गया। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें तो ज्यादा कुछ की जरूरत ही नहीं है। इसका एक और अल्टरनेट है, एक और अल्टरनेट मैंने ऊपर जिस तरह से किया हूँ उस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा मतलब और सिंप्लीफाइड वर्जन है उसके कंपैरिजन में, कि आपके पास ये आपको ये पता है कि मैक्स हीप जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी अगर आप किसी तरह इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप ही रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो रहता है हमारा वो बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप ही रहता है। तो इसको एक वाइल लूप में लगा दिया, और वाइल लूप का एग्जिट कंडीशन क्या दिया, जब तक कि एरे 1 या फिर एरे 2 में एलिमेंट्स हों। एरे 1 और एरे 2 के एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो उस केस में हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अगर एरे 1 का एलिमेंट जो हम 0th इंडेक्स के ऊपर चेक कर रहे हैं, एरे 1 का एलिमेंट अगर छोटा है, एरे 1 का एलिमेंट अगर बड़ा है तो एरे 1 का एलिमेंट पॉप करके ऐड कर दिया है, अपेंड कर दिया है इसमें रिजल्ट में, अदरवाइज एरे 2 का एलिमेंट। तो ये एक तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमता मिलेगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर जो रहता है हमारा वो बाय डिफॉल्ट वही रहता है, बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप के ही फॉर्म में रहता है। और क्योंकि मान लीजिए एक लिस्ट दूसरे से पहले खत्म हो गई तो उस केस में किसी एक लिस्ट के एलिमेंट बच जाएंगे तो वो डायरेक्ट एक्सटेंड कर दिया, डायरेक्ट ऑब्वियसली पता है कि वो उससे छोटे ही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि मैक्स हीप में ऑलरेडी छोटे एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसको बैक में एक्सटेंड कर दिया है। सॉरी। तो अगर आप इसको भी कॉल करेंगे तो भी आपकी मैक्स हीप बनेगी। ये ऊपर वाली मैक्स हीप से अलग हो सकती है, बट जो बेसिक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी होती है कि आपको जो चिल्ड्रन नोड्स हैं वो पेरेंट नोड से छोटे होने चाहिए, पेरेंट नोड मैक्सिमम और चिल्ड्रन नोड उससे छोटे, वो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर देगा। तो हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रेंट ऐसा कोई और कंस्ट्रेंट तो है नहीं, हमें सिर्फ मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है, तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी इस सॉल्यूशन से भी, मतलब ये वैलिड मैक्स हीप रहेगा। So next question, given an array of integers, write a program to find kth largest sum of contiguous subarrays with the array of numbers which has negative and positive numbers। तो contiguous subarrays तो हम देख चुके हैं, उधर पे contiguous subarrays का साइज दिया था हमें, यहाँ हमें साइज नहीं दिया, तो यहाँ हम लोग सारे contiguous subarrays को कंसिडर करते चलेंगे। तो हमारे contiguous subarrays किस तरह से बनेंगे, ये जो contiguous subarrays पहले हमारे पास आ जाएगा 20, -5 -1, ये सिंगल एलिमेंट के हो गए। दो एलिमेंट के आ जाते हैं 20 और -5 और -1, ये दो हो गए 3 and 2 5, और उसके बाद ये पूरा जो एरे है वो भी एक कंटीजियस सब एरे कहलाएगा। तो इस तरह आपके पास 6 कंटीजियस सब एरेज आ जाते हैं। अब उन 6 कंटीजियस सब एरेज में आपको हर सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट देखना है, हर सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इन सारे कंटेजियस सब एरेज का सम करना है। पहले तो ये जितने कंटेजियस सब एरेज बने इनका सम करना है। तो 20 -5 -1, तो ये सिंगल एलिमेंट में तो कुछ नहीं होगा, 20 -5 15 हो जाएगा, फिर 20 -5 15 हो जाएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा, 20 -5 -1 ये 14 हो जाएगा। तो ये आपको जो सारे सम्स है वो मिल जाते हैं। इन सम्स में से केथ नंबर का लार्जेस्ट आपको देखना है, केथ नंबर का लार्जेस्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे आते हैं, पहले तो हमें कंटेजियस सब एरेज बनाने हैं। तो ये हमारी एक रिजल्ट की लिस्ट है, और उसमें हमने फॉर आई इन रेंज लेंथ एरे, जितना भी आपका एरे का लेंथ है वहां तक के लिए आई चलेगा, और जे जो है, क्योंकि मतलब ये बिगिनिंग ऑफ विंडो है, आई जो है आपका स्टार्टिंग ऑफ विंडो है, और जे जो है वो आपका एंड ऑफ विंडो है।
तो जे को हमने 1 से इनिशिएट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट तो कंसिडर हो ही जाएगा। 1 से लेके लेंथ ऑफ एरे +1 के लिए चला रहे हैं। तो इफ लेंथ ARR IJ, क्योंकि वो अगर मान लीजिए सेम इंडेक्स आई और जे दोनों एक ही इंडेक्स के ऊपर आके अटक जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये लेंथ एग्जिस्ट करती है, इफ लेंथ एरे ऑफ आई जे एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में हम रिजल्ट में अपेंड करेंगे इसका सम। ये एरे की स्लाइसिंग करके हमारा जितने एलिमेंट्स आए उसका सम हम रिजल्ट में अपेंड करते चल रहे हैं। तो ये रिजल्ट का हमें ये वाला जो सब एरे है वो मिल जाता है। ये जितने भी कंटेजियस विंडोज बन रहे थे उनका सम हमें यहाँ मिल जाता है, और उस सम के ऊपर हम केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को चेक करना सिंपल है, आप वापस से इसमें सॉर्टिंग लगा दीजिए। सॉर्टिंग लगाने के बाद केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करा दीजिए। सॉर्टेड एरे में से k-1 वैल्यू जो भी है आपकी वो कर दीजिए। यहाँ पे मैक्स हीप लगाए तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलता है इस तरह से। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप केथ लार्जेस्ट लगा सकते हैं, जीरो इंडेक्सिंग है तो k-1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आपको रिटर्न कराना है, तो वो आप पर रिटर्न आ जाएगा। इसके लिए भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया है 10, -10, 20, -40, और इसमें 6 साइज का विंडो जो है, सॉरी 6th नंबर का जो लार्जेस्ट सम रहेगा उसको रिटर्न कराना। तो 10, -10, 20, -40 ये 4 हो जाते हैं। फिर 10, -10, -10, 20, 20, -40, फिर 3 के साइज के 2 बनेंगे, फिर 4 के साइज का 1 बनेगा। तो ऐसे टोटल 10 आपके पास सब एरेज बन रहे हैं, और ये उनके सम है। जितने भी सब एरेज बने आपके उनके सम, और उन सब के सम्स को हमने करा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 6th नंबर के एलिमेंट को हमने प्रिंट करा दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 6th एलिमेंट -10, तो ये आपको -10 आंसर में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग S, rearrange the character S so that any two adjacent characters are not the same। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सिंपल एल्गोरिदम ये है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है BBBA, तो कोई भी जो आपका कैरेक्टर है वो अल्टरनेट रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एक कैरेक्टर आ रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर अलग आना चाहिए, वो सेम कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर आगे चल के रिपीट हो तो चलेगा, मतलब जस्ट एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला जो भी कैरेक्टर है, उसको आप अल्टरनेट इंडेक्सेस के ऊपर डाल दीजिए। तो ये हमने एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट, उसको जो भी हमारी स्ट्रिंग थी उसके साइज की हमने लिस्ट बनाई यहाँ पे, और सबको नन कर दिया अभी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा बार कौन सा कैरेक्टर आ रहा है और कितनी बार आ रहा है। तो B 3 बार आ रहा है, A 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार आया B और 3 बार रिपीट हुआ। तो हमने अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर B को प्लेस कर दिया। अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर B को प्लेस कर दिया तो आप बचे हुए एलिमेंट्स को आप कहीं पे भी डाल दीजिए। आपको जो रिक्वायर्ड आपकी कंडीशन है कि अल्टरनेट एडजेसेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम नहीं आने चाहिए, वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी जो भी आपकी आउटपुट स्ट्रिंग बनेगी उसमें। ये एक सिंपल अप्रोच है इसके लिए। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास फंक्शन है गेट मैक्सिमम काउंट फॉर कैरेक्टर्स। तो मैक्स काउंट हम 0 रख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 26 कैरेक्टर होते तो रेंज 26 तक के चलेगी। अगर किसी भी कैरेक्टर का काउंट एग्जिस्टिंग मैक्स काउंट से ज्यादा है तो मैक्स काउंट में वो काउंट डाल देंगे, और मैक्स काउंट जिस भी कैरेक्टर का है उसमें कैरेक्टर आई जो भी मतलब उस कैरेक्टर का वो होगा, इंडेक्स होगा वो, प्लस ORD-A। तो ये जो उसका यूनिकोड वैल्यू रहती है, ASCII बाइनरी वैल्यूज जो रहती हैं कैरेक्टर्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग A+ हो जाएगा उसमें, तो वो आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो जो भी कैरेक्टर मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है ये आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये रिटर्न स्ट्रिंग हमारा फंक्शन है, लेंथ हमने निकाल ली स्ट्रिंग की। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ब्लैंक रिटर्न करा दीजिए। अदरवाइज ये जो काउंट एरे है, ऊपर जो हमने काउंट एरे देखा वो 26 साइज का हमने एरे बना लिया। 26 क्योंकि हमारा 26 कैरेक्टर, तो 26 साइज का हमने एरे बना लिया जिसमें काउंट 0 चलते जा रहे हैं, और जो इंडेक्स है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताते जा रहे हैं।
तो 0 to 25 रहेंगे, 0 इंडेक्सिंग के हिसाब से आएंगे तो A 0 पे आएगा अप टू Z जो कि 25 के ऊपर आएगा। और कोई भी कैरेक्टर अगर हमें मिलता है तो हम काउंट उसका इंक्रीज कर देंगे। तो यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर माइनस यूनिकोड ऑफ ए, तो अगर ए रहेगा तो यूनिकोड ऑफ ए माइनस यूनिकोड ऑफ ए 0 हो जाएगा, तो ए 0 पे आएगा। उसी तरह जो बी है, बी 1 पे आ जाएगा अप टू जेड जो कि जेड 25 पे आएगा। और अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें एस में मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो काउंट है उसको बढ़ा दो, काउंट को बढ़ा दिया। फिर हमने, हमारे पास काउंट का एरे है तो उसमें हमें मिल जाता है कि कौन से कैरेक्टर का कितना काउंट है। तो वो ऊपर में फंक्शन आपको बता चुका हूँ, तो आपको मैक्सिमम काउंट मिल जाएगा, मतलब कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे ज्यादा आ रहा है और उसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी बार आ रहा है। अब हमें अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जमाना है। अगर मान लीजिए अल्टरनेट पोजीशन से ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि आप उसमें प्लेस करें और आपको एडजेसेंट कैरेक्टर्स रिपीटिंग ना मिले। एक मिनट में सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये हमारे पास मैक्स काउंट आ जाता है। अगर मान लीजिए वो जो भी हमारी लेंथ ऑफ लिस्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हाफ के लिए हो जाता है। अगर ऑड कैरेक्टर्स भी रहते तो भी हमारे पास हाफ वैल्यू आ जाती है। अगर मान लीजिए मैक्स काउंट इससे ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या आएगा कि हम कोई भी ऐसी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है जिसमें हम एलिमेंट्स को लगाएं और हमारे पास एडजेसेंट कैरेक्टर्स सेम ना आए। ऐसी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। उस केस में भी ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। ब्लैंक स्ट्रिंग मतलब ऐसा हम कोई अरेंजमेंट नहीं बना सकते। अदरवाइज हमारे पास जो रिजल्ट रहता है, रिजल्ट को हमने नन कर दिया, रिजल्ट की एक एम्प्टी लिस्ट बना दी है और इंडेक्स अभी हम 0 लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो भी मैक्स काउंट है वो रिजल्ट के इंडेक्स के ऊपर जो भी मैक्स कैरेक्टर है उसको रिपीट कराते जाएंगे जब तक मैक्स काउंट एग्जिस्ट करता है, और मैक्स काउंट को हम कम कराते जाएंगे। और इंडेक्स ये प्लस इक्वल टू दे तो आप एक इंडेक्स छोड़ के नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आप उस कैरेक्टर को रख रहे हैं। तो 0th इंडेक्स के ऊपर रखा, फिर उसके बाद रिपीट किया तो 0 के बाद फर्स्ट 1 छूट जाएगा, 2 के ऊपर आएगा, 2 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, 4 के ऊपर आएगा और मैक्स काउंट कम होता जाएगा। तो जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपने आपकी जितनी बार जो भी आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर वो जितनी बार भी आ रहा है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में ये वाइल लूप टूट जाएगा। उसकी प्लेसमेंट हो गई, उसकी प्लेसमेंट हो गई तो आपको बचे हुए पोजीशंस के ऊपर बची हुई वैल्यूज को डाल देना है। तो मैक्स कैरेक्टर काउंट कर दिया, रिप्लेस काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू 0। तो जो भी मैक्स कैरेक्टर था उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने नल कर दिया अभी काउंट में। फिर उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज हैं फॉर आई इन रेंज, अगर मान लीजिए किसी भी कैरेक्टर का काउंट 0 से बड़ा है तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पकड़ेंगे, इंडेक्स 1, और उसके ऊपर बची हुई वैल्यूज को अपेंड कराते चलेंगे। तो वो रिजल्ट में इंडेक्स जो है वो एक अल्टरनेट छोड़ के चलता, एक अल्टरनेट छोड़ के बड़ा होता जाएगा और आपका जो भी वैल्यू है वो अपेंड होती जाएगी और उस पर्टिकुलर वैल्यू को जब तक काउंट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक होते रहेगा। तो अल्टरनेटली वो वैल्यूज डलती जाएंगी और उस वैल्यू का काउंट कम होते जाएगा। तो जैसे 0 हो जाता तो वो नेक्स्ट को चेक करेगा। जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका डाल दिया, वो एक एक इंडेक्स छोड़ के डालता जाएगा। तो एट द एंड आपका जो भी स्ट्रिंग मिलेगी आपको, उस स्ट्रिंग, क्योंकि वो रिजल्ट हमें एरे के फॉर्म में मिल रहा है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन रिजल्ट, इससे आपके जो जितने भी, क्योंकि हम अभी एरे में स्टोर करते जा रहे हैं, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, हम स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनको एरे में स्टोर करा और एरे में स्टोर करा के हम इसको ज्वाइन करा दे रहे हैं। तो ज्वाइन करने से जितना भी एरे में जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो अपने आप एक एरे में जितनी भी इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स होंगी, इंडिविजुअल लेटर्स होंगे, वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग में फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जैसे बी 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 ए के लिए कॉल किया तो बी का उसने काउंट चेक किया तो उसका 3 आ गया। बी मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, उसका काउंट 3 है। उसका हमने रिजल्ट एक नल लिस्ट बना ली और फाइनली उसमें बी को पहले अल्टरनेट पोजीशन की ओर प्लेस कराया
और बचे हुए कैरेक्टर्स थे, बचे हुए कैरेक्टर्स को हम फिर वो 1 इंडेक्सिंग से लेके बाकी बची हुई वैल्यूज के ऊपर प्लेस करा रहे हैं। तो इस तरह हमारा स्ट्रिंग जो है, जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है जिसमें एडजेसेंट कैरेक्टर सेम ना हो, वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन के सॉर्टेड लिंक लिस्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो हमारे पास लिंक लिस्ट है, ऐसी के लिंक लिस्ट है, और उसको हमें मर्ज करना है एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाना है। तो अभी ऊपर हमने जो क्वेश्चन देखा था वो एरे के लिए था, उस समय उसमें हमें एरेस दिए थे, यहाँ पे हमें लिंक लिस्ट दी है। करना हमें सेम चीज है, बस यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट जो है उसके एलिमेंट्स को लेते चलेंगे। और जो इन्फिनिटी वाला केस था, इन्फिनिटी वाले केस की जगह जब वो लिस्ट खत्म हो जाती तो ऑब्वियसली हम उसका पॉइंटर नल कर देंगे, पॉइंटर नल कर देंगे तो वो उस लिस्ट पे आएगा नहीं। तो ये हमारे पास 3 लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट हमें पता है नोड एंड नेक्स्ट नोड, नोड एंड नेक्स्ट नोड, जो भी नोड रहेगा वो उस नोड का नेक्स्ट नोड, उसको हमने एरे में अरेंज करा के रखा है। तो एरे में कैसे, एरे में सिर्फ हेड वैल्यूज रहेंगी, जो भी आपका सिंगल लिंक लिस्ट रहता है उसका स्टार्टिंग वैल्यू हेड वैल्यू रहती है। तो हेड वैल्यू आपके एरेज में रहेगी, आपके एरे के जो इंडेक्सेस है उनमें रहेगी हेड वैल्यूज, और उन हेड वैल्यूज के नेक्स्ट में आपके आगे के एलिमेंट्स जुड़ते जाएंगे। तो एक सिंपल क्रिएट किया है उसमें करते हैं, और उसके बाद जो फाइनल हेड है, फाइनल हेड मतलब हमको आंसर चाहिए उसमें मर्ज के लिस्ट। तो ये फाइनली हमको जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, मर्ज करके सॉर्ट की हुई लिंक लिस्ट है, उसका हेड वैल्यू रिटर्न करेगा। उसका हेड वैल्यू रिटर्न करता है तो हम उस लिंक लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। तो हमें कुछ नहीं, एक एलिमेंट नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट, फिर प्रिंट, नेक्स्ट प्रिंट, नेक्स्ट प्रिंट, ऐसे करके प्रिंट तो हो जाएगा। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, सुमन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10:30 बजे जितने हो जाएंगे तो क्लोज कर देना यार, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो सब किसी को सोना रहता है, किसी को कुछ करना रहता है। अच्छा ठीक है ये सर। अगले सेशन में ले लेंगे अपन, आज लेट हो गया है तो 10:30 बजे जो है क्लोज कर देना। तो सर मैं ये क्वेश्चन समझा दूं, फिर 9 क्वेश्चन और रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन समझा के क्लोज करते हैं। ओके सर। सो हमारे पास क्लास नोड नॉर्मल हमारा नोड है, क्योंकि लिंक लिस्ट के लिए हमें नोड्स चाहिए रहते, तो सिंपल हम इतना नोड के थ्रू हम सफिशिएंटली बना सकते हैं। तो नोड का डेटा मतलब उस नोड में क्या डेटा है और वो किस नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। इनिशियली नन रखा है, बाद में हम पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हैं। वो जो यहाँ पे डॉट नेक्स्ट करके नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, डॉट नेक्स्ट करके नेक्स्ट नोड कर दिया तो वो नल की जगह वो नेक्स्ट नोड आ जाता है, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करने लगता है। फिर और ये प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग मतलब जब तक आप एंड ऑफ लिस्ट पे नहीं पहुंचते, नन वैल्यू आपकी लिंक लिस्ट के एंड पे आती है, तो जब तक आप नन को एनकाउंटर नहीं करते तब तक आप एक एक करके डेटा प्रिंट कराते जाइए और नोड को नेक्स्ट नोड के ऊपर शिफ्ट करते जाइए। आप जो भी करंट नोड चलते हैं उसको नेक्स्ट नोड के ऊपर शिफ्ट कराते चलिए। तो ये हमारा मेन फंक्शन है कि मर्ज के लिस्ट करना है। तो एरे लास्ट फॉर आई इन रेंज 1 टू लास्ट प्लस 1, क्योंकि हम जो हमारा इनिशियल हेड वैल्यू उसको पकड़ के चल रहे हैं, जो भी हमारा पहला लिंक लिस्ट दिया होगा उसको हम पकड़ के चलते हैं, और उसके बाद जो बची हुई लिंक लिस्ट है उसके ऊपर हम इटरेट करा रहे हैं। तो पहली 0th नंबर की लिंक लिस्ट को हमने पकड़ लिया, तो एरे 0 पे पहली लिंक लिस्ट का हेड है वो हमने पकड़ लिया। उसके बाद हम आई नंबर की लिंक लिस्ट के ऊपर आ रहे हैं। आई नंबर की लिंक लिस्ट के ऊपर अगर मान लीजिए वो लिस्ट खत्म हो चुकी है या फिर एम्प्टी है, उस केस में हमें उस लूप में जाने की जरूरत है, हम नेक्स्ट लिस्ट को चेक करेंगे। अदरवाइज हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर 0 का डेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू हेड का डेटा है तो आप स्वैप करा दीजिए। स्वैप करने का वही रहता है कि आपको नोड्स को खाली एक्सचेंज कराना है, इसका नोड उसकी तरफ पॉइंट करेगा, उसके नोड उसकी तरफ दूसरे की तरफ पॉइंट करेगा। तो एरे आई का जो नोड है वो हेड आई डॉट नेक्स्ट कर दिया, और हेड आई डॉट नेक्स्ट जो है उसको हेड 0 की तरफ पॉइंट करा दिया। तो अब जो हेड आई डॉट नेक्स्ट है वो आपका फर्स्ट लिस्ट का हेड बन चुका है, क्योंकि वो स्मॉलर देन हेड 0 है, इसलिए वो उसका जो इनिशियल लिस्ट है उसका हेड बन चुका है। और एरे 0 का जो हेड है, एरे 0 का हेड है वो हेड आई बन चुका है। तो हेड आई को हमने फाइनल हेड बना दिया, फाइनल हेड बना दिया। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ट्रेवर्स कराएंगे तो इस बार हम लोग हेड आई, क्योंकि हेड आई हेड 0 से छोटा है तो वो उसमें चलने लगेगा। फिर हम बची हुई लिस्ट के लिए ट्रेवर्स कराते हैं।
ट्रेवर्स द फर्स्ट लिस्ट, तो मतलब आप जिस भी लिस्ट के ऊपर चल रहे हो उस पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कराएगा। तो वाइल हेड नेक्स्ट इज नॉट नन, मतलब आपको नन वैल्यू के आगे तो आप कर नहीं सकते। अगर नन नहीं है तो बची हुई लिस्ट को आप यहाँ से ऐड कराते चलिए। तो हेड जीरो डॉट नेक्स्ट डेटा इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हेड आई डॉट डेटा, तो फिर से सेम स्वैपिंग कराएंगे, ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, तो आपका एक एक जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो जुड़ता रहेगा। अदरवाइज हेड जीरो इज इक्वल्स टू हेड जीरो डॉट नेक्स्ट, आपको क्योंकि नेक्स्ट नोड के ऊपर जाना है, आपने हेड जीरो के लिए हेड आई की सारी वैल्यूज को चेक कर लिया। अब हेड जीरो के नेक्स्ट नोड के लिए हेड आई की सारी वैल्यूज को चेक करते चलेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। और फाइनली जब आप नन वैल्यू पे आ जाते हैं, मान लीजिए आपका हेड जीरो खत्म हो गया और हेड आई जो मतलब आप जिस भी लिस्ट के ऊपर चल रहे हैं उसके ऊपर अगर एलिमेंट्स बचे हैं, तो बचे हुए एलिमेंट्स को हम फाइनली ऐड करा देते हैं, पूरा ऐड करा देते हैं। और जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, क्योंकि हेड जीरो एंड तक पहुंच गया होगा, तो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब उस पॉइंट के आगे हमें नहीं जाना है। नल पॉइंट कर दिया तो वो जो भी हमारी लिस्ट पूरी तरह ट्रेवर्स होगी, सारे एलिमेंट कंपेयर होके पहली वाली लिस्ट में जुड़ गए, सारे एलिमेंट्स कंपेयर होके पहली वाली लिस्ट में जुड़ गए। अब इसको नन कर दिया, नन करके यहाँ पे ब्रेक दे दिया। वापस से ये वाइल लूप में चलता रहेगा, तो वापस से ये फॉर लूप में आएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा, मतलब नेक्स्ट आपकी जो भी लिंक लिस्ट होगी उसके लिए चलेगा। ऐसी जितनी लिंक लिस्ट आप पास करेंगे सबके लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगी। और हेड जीरो में पहली वाली लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स जुड़े, पहली वाली लिंक लिस्ट के एलिमेंट और हेड जीरो के ओरिजिनल एलिमेंट्स सबको मिला के अब हेड जीरो की लिस्ट बन चुकी है। उसके ऊपर नेक्स्ट लिस्ट कंपेयर हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट कंपेयर होगी, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट कंपेयर होगी। तो ऐसा चलता रहेगा और आपका एट द एंड आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है। तो हम लोग सारी लिस्ट हेड जीरो में अपेंड होती जा रही, सारी लिस्ट के एलिमेंट हेड जीरो वाली लिस्ट में जुड़ गए हैं। तो फाइनली हम हेड जीरो वाली लिस्ट को कर रहे, तो वो जो हमने फाइनल एरे के फॉर्म में इनपुट दिया था, एरे ऑफ हेड्स ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, तो एरे जीरो जो रहेगा वो हेड जीरो जो लिंक लिस्ट है हमारी उसका रहेगा। हेड जीरो में ही हमने सारे एलिमेंट्स को ऐड कराया, तो हमने उसी का हेड रिटर्न करा दिया और उस हेड को लेके प्रिंट करा दिया। तो जब हम प्रिंट वाले फंक्शन में करते हैं तो हमें ये फाइनली सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। तो यहाँ हमने जो कुछ भी नोट्स पास किए हों, फाइनली हमें ये सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।